हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज़ द जेनेटिक्स यूनिट। जेनेटिक्स के अंदर भी जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द टॉपिक दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो ये टॉपिक है बेसिकली कई एग्जाम्स में जो है वो पूछा जा सकता है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की, उसके अंदर जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हम अगर बात करें CUET PG की, तो उसके अंदर भी जो है वो प्रोबेबिलिटी जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वन ऑफ द मेन एग्जाम दैट इज़ द यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी के अंदर जो जूलॉजी ऑप्शनल का जो पेपर है, जूलॉजी ऑप्शनल के पेपर में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उनको पूछा जा सकता है। तो मेन जो अपना क्राइटेरिया है, और प्लस एमएससी और बीएससी के अंदर तो ये टॉपिक है ही है। एमएससी और बीएससी में क्या होता है, आइदर 20 और 10 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पैटर्न्स के फॉर्मेट में जो इसको लिखना होता है। मेन कंसर्न जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आता है वो ये आता है कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इतनी है कि हम सभी को कवर नहीं कर सकते। तो हमें सभी को कवर ना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट को कवर करना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकते हैं, तो उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, डेफिनेशन आएगी, या फिर हम ओवरव्यू दे सकते हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है। एक ऐसी इलनेस होती है जो कि कोज होती है बाय वन और मोर अबनॉर्मेलिटीज इन द जीनोम। जीनोम दैट इज योर ओवरऑल डीएनए जो है, उसके अंदर अगर अबनॉर्मेलिटी होती है एक या एक से ज़्यादा, स्पेशली एक ऐसी कंडीशन मानी जाती है जो कि बर्थ से ही होती है, दैट इज कंजेनाइटल होती है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि दीज मे और मे नॉट बी हेरिटेबल। कुछ ऐसी हो सकती है कि हेरिटेबल हो, और कुछ ऐसी है कि ना भी हो, दैट इज़ इन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो है वो एक्वायर की जाए लाइफ टाइम के अंदर, दैट इज़ बाय एनी सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन और किसी भी चीज़ के थ्रू। तो वो कैसी हो जाएगी, वो हेरिटेबल नेचर की ना हो कि वो एक्वायर्ड नेचर की जो है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी आती है नॉन हेरिटेबल जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अब वो होते कैसे हैं, नॉन हेरिटेबल है दैट इज पेरेंट्स है तो वो आए नहीं है, दैट इज मे बी कोज्ड बाय न्यू म्यूटेशंस और द चेंजेस टू द डीएनए। कोई नए म्यूटेशन हो जाएगा, चेंज डीएनए में कोई चेंज हो जाएगा आफ्टर बर्थ, दैट इज ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ लाइफ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर फेज पे, किसी भी एक पर्टिकुलर एज में। देन द डिफेक्ट विल ओनली बी हेरिटेबल इफ जेनेटिक डिसऑर्डर अगर इन द जर्म लाइन। मेन चीज़ क्या है, मेन कंसर्न यही है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर कब होगा, हेरिटेबल वो कब होगा, अगर वो जर्म लाइन्स जो आपकी जर्म सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, अगर वो उनको अफेक्ट करती हैं तभी जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो है सोमेटिक सेल्स में जो है वो हेरिटेबल नेचर की नहीं होंगी। अब हमारा पार्ट आता है दैट इज़ द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। आज जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स कब होता है, व्हेन अ पर्सन हैज़ वन और मोर अबनॉर्मल जीन, एक या एक से ज़्यादा अबनॉर्मल जीन हो, या मिसिंग जीन्स हो, ओके, एक्स्ट्रा जीन्स हो, ओके, या फिर जीन्स जो है वो इनएक्टिव हो गए हो, अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, और ओवरली एक्टिव जीन्स, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं वो जीन्स अपने नॉर्मल फंक्शन से भी ज़्यादा, दैट लीड टू अ मेडिकल कंडीशन एंड दैट इज़ नोन एज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री का ओवरव्यू जो है वो भी देखना है बेसिकली, कि कैसे जो है ये पिक्चर में आया, कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उनका ओरिजिन हुआ वन बाय वन। तो सबसे पहले 1866 के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं जेनेटिक्स बिना मेंडल के अधूरी है, सो ग्रेगर मेंडल ने जो है वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को फर्स्ट टाइम जो है वो स्टडी किया, कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सर्टेनली कि जिन्हें इनहेरिट किया जाता है फ्रॉम द पैटर्नल एंड मैटरनल साइड। अब देन हमारा कंसर्न किससे था, हमारा कंसर्न डीएनए से था। तो फ्रांसिस क्रिक्स एंड जेम्स वाटसन ने डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अनरेवल करा, रिवील किया दैट इट हैज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड ऑल अदर थिंग्स। देन 1966 में जेनेटिक कोड डिस्कवर हुआ।
देन 1983 के अंदर बारबरा मैक्लिंटॉक, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने मेज के अंदर जो है वो ट्रांसपोजोन्स की डिस्कवरी करी थी कि मेज के अंदर जो है वो जंपिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि देन जीन्स आर एबल टू चेंज देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। देन लेटर ऑन जो है वो चलती रही हिस्ट्री, एंड देन 1990 के अंदर जो है वो जीन थेरेपी जो है उसकी डिस्कवरी हुई, द ट्रीटमेंट बेसिकली जो फर्स्ट यूज फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए सबसे पहले इसे यूज़ किया गया था। सो दैट इज़ द ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल पार्ट दैट इज़ रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जीन थेरेपी का रोल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब हमारा पार्ट आता है दैट इज़ द जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ द एक्वायर्ड जीन म्यूटेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द हेरिडिटरी। अब नाम से ही पता चल रहा है एक्वायर्ड कौन से होंगे, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, अकर एट सम टाइम ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ एट वट एवर एज एंड प्रेजेंट ओनली इन सर्टेन सेल्स, सभी सेल्स में ये नहीं होता। और इनहेरिटेड जो हेरिडिटरी जो म्यूटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेरेंट्स से इनहेरिट किए जाते हैं, थ्रू आउट द लाइफ ये प्रेजेंट होते हैं, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस के टाइप हमने देख ली। अब हमारा आ जाता है द बेसिस और द टाइप्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि कैसे इनको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो बेसिकली तीन तरीके से जो है वो क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसा कि अगर हम देखें, एक होता है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड द मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। अब सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की बात जब हम करते हैं तो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहां एक सिंगल जीन ही अफेक्ट होता है एंड दैट लीड्स टू अ सिंगल डिफेक्टिव प्रोटीन। वहां पर इसी का जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है, एज अ रिजल्ट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी दो तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है मेंडलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा आपका होता है नॉन मेंडलियन डिसऑर्डर्स। मेंडलियन डिसऑर्डर्स में अगर हम टाइप देखें तो उसमें जो है autosomal dominant and autosomal recessive, then X-linked dominant and X-linked recessive conditions जो है वो देखने को मिलती हैं। एक Y-linked जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन मेंडलियन, तो उसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स, जर्म लाइन मोजैकिज्म, ये सारे जो है वो टाइप्स देखने को मिलते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर दो तरीके के देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल में हम बात कर लेते हैं डिलीशन की, डुप्लीकेशन की, ट्रांसलोकेशन की, इन्वर्जन की, एंड इन केस ऑफ न्यूमेरिकल एन्यूप्लॉइडी, पोलीप्लॉइडी, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। एंड एट लास्ट मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एक सिंगल फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन नहीं से नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जस्ट लाइक अल्जाइमर की अगर हम बात करें, सो अल्जाइमर के अंदर जो है वो जेनेटिक रोल भी है, प्लस एनवायरनमेंट का रोल भी है, प्लस एजिंग का रोल भी है। तो ये मल्टी फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के होने के अंदर। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट दैट इज डायग्नोसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि हमें कैसे पता चले, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट आर रिलेटेड टू डायग्नोसिंग ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कि जेनेटिक टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड पे और टिश्यूज़ पे करवाए जाते हैं जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चल सके। अब सबसे पहले जो आती है वो आती है डायग्नोसिंग। जेनेटिक टेस्ट के अगर हम ओवरऑल स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है डायग्नोसिंग। अब डायग्नोसिंग में बेसिकली क्या होता है, हमें ये देखने का होता है कि पर्पज़ क्या है जेनेटिक टेस्ट का, कि हम जेनेटिक टेस्ट कर क्यों रहे हैं, क्या क्या हो सकता है कि हमें इससे जो है वो क्या हेल्प मिलेगी हमें जेनेटिक टेस्ट से, कि हम अनबोर्न बेबीज़ के अंदर जेनेटिक डिजीज़ को पता कर पाएंगे। देन हम ये पता कर पाएंगे कि फर्दर एक जो पर्सन है वो एक डिजीज जीन जो है वो कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को दैट इज़ अपने चाइल्ड को जो है वो कैरी कर पाएगा कि नहीं कर रहा है। देन हम क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियोज की स्क्रीनिंग कर सकते हैं डिजीज़ के लिए बिफोर, ओके।
देन हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज का हम टेस्ट कर सकते हैं एडल्ट्स के अंदर, उस जिससे पहले कि वो अपने सिम्टम्स दिखाएं। तो जेनेटिक टेस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, इन सभी चीज़ों के अंदर हेल्प करते हैं कि हम पहले से ही फिगर आउट कर लें, और उससे फिर क्या है, एक पर्टिकुलर मेडिकेशन, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है वो उनको मिल पाए। नेक्स्ट हमारा आता है द सेकेंड पार्ट, दैट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि फेशियल फीचर्स थोड़े डिस्टिंक्ट होना, वो क्या करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर एक पर्टिकुलर पर्सन को है। तो बेसिकली जेनेटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि वो क्या क्या करेंगे, वो एक तो अराउंड हेड के अराउंड जो है वो मेजरमेंट लेंगे, डिस्टेंस जितनी है हेड के अराउंड उसका मेजरमेंट वो लेते हैं, या फिर आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसका वो मेजरमेंट लेते हैं, या फिर आर्म्स और लेग्स जो है उनकी मेजरमेंट जो है वो जनरली लेते हैं। और सिचुएशन के बेस पे बेसिकली क्या होता है, फिर फर्दर ऑन क्या होता है, स्पेशलाइज एग्जामिनेशन जो है वो करवाए जाते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, आइज़ के ऊपर वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। और बेसिकली डॉक्टर जो है वो कौन कौन से तरीके का यूज़ करता है, एक्स रेज है, देन सीटी स्कैन्स है, दैट इज़ कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, या फिर एमआरआई है। तो वो क्या है, बॉडी के इनसाइड के स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है थर्ड पार्ट, दैट इज़ द पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, कि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ ओफन बर्थ के टाइम से ही जो है वो हम देख सकते हैं कि वही क्लूज हमें पता चल जाते हैं, जेनेटिक डायग्नोसिस की हेल्प हमारी हो सकती है कि अगर हम पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री जो है वो अगर उसके बारे में पता कर सके। क्या क्या हो सकता है इसमें, उसके पास्ट कोई मेडिकल इश्यूज़ है, हॉस्पिटलाइजेशन कब कब हुआ है, कोई सर्जरीज हुई है क्या, कोई एलर्जीज हैं क्या उनके, या फिर कौन सी मेडिकेशंस उनके चल रही हैं। ओके, और उसके बेस पे जो है वो बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जेनेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो ओफन क्या होती है, वो फैमिलीज़ में रन करती हैं, और उसके बारे में क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ के बारे में अगर हमें पता है तो वो एक क्रिटिकल टूल बन जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, कोई डॉक्टर है या जेनेटिक काउंसलर जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली एक इंडिविजुअल जो है उसके पेरेंट्स की हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछेगा, उसके सिबलिंग्स हैं, कोई चिल्ड्रन है, ओके, और मोर डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में, उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में वो जनरली पूछते हैं, और उनसे उन्हें जो है वो क्या है, क्लूज मिल जाते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज़ द लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट बेसिकली जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपका होता है जेनेटिक टेस्टिंग। अब जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, मोलिक्यूलर, क्रोमोजोमल, बायोकेमिकल जो है जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को टेस्ट किया जाता है। और दूसरे मेथड जो है वो अदर लेबोरेटरी मेथड्स हैं। अदर लेबोरेटरी मेथड्स में बेसिकली क्या होता है कि वो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस है जैसे कि ब्लड है, यूरिन है, उनके लेवल्स का मेजरमेंट होता है कि वो कितने लेवल में है, कौन सा जो प्रोटीन है या कौन सा ऐसा केमिकल है जो उनके अंदर ज़्यादा है, यूरिन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उससे जो है वो पता लगाया जा सकता है। एंड फर्दर ऑन द प्री नेटल डायग्नोसिस, अगेन वन ऑफ द मेजर स्टेप, प्री नेटल डायग्नोसिस किया जा सकता है फॉर डिटेक्टिंग, किस चीज़ की डिटेक्शन के लिए, प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मेलिटीज़ फिटल के डेवलपमेंट के दौरान ही अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी एक ऐसी सब्सटेंस के थ्रू हो सकता है, जैसे कि कोई प्रॉब या फिर कोई निडल का इंसर्शन अगर यूट्रस में होता है, जैसे कि अमीनोसेंटेसिस जो है प्रोसेस है उसके थ्रू, तो उससे जो है वो इसके बारे में पता चल जाता है कि वेदर द न्यू बॉर्न और द अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो कोई जेनेटिक डिजीज कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। So physical test and all these tests are important for determining the overall health of a person. अब बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस इज द सिंगल जीन डिसऑर्डर, देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, देन द मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, उन सब को जो है वो हम बाद में देखेंगे। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बात करनी है वो हमें बात करनी है अगेन सिंगल जीन डिसऑर्डर की, और सिंगल जीन डिसऑर्डर भी किस तरीके से, सिंगल जीन डिसऑर्डर भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक ओवरऑल फॉर्म के अंदर, जिसे कि टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक 2 और 3 टाइप्स में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दैट इज़ द सिंगल जीन डिसऑर्डर, सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और ये मेंडलियन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो इनको जो है वो फर्दर ऑन क्लासीफाई किया गया है, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
कौन कौन सी कंडीशन नॉर्मल होगी, कौन सी कंडीशन डिजीज्ड होगी, कैरियर्स किस स्टेज में देखने को मिलते हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी केस में जो है वो लीथल हो सकती है, कौन सी केस में नॉर्मल हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है वो देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे दैट इज़ द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और द सिंगल जीन लिंक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है दैट इज़ द ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स, दैट इज जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स। देन हमारा आता है वाई लिंक डिसऑर्डर्स, जो कि सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा बिकॉज मेल्स में ही वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। एंड देन सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, या जिन्हें एक्स लिंक डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है, ऐसे जीन्स जो कि एक्स क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट है। अब इनमें भी फर्दर जो है डिवीजन देखने को मिलता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड ऑटोजोमल रिसेसिव, एंड इनमें जो है एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन देखने को मिलती है। इनके अंदर अगर हम बात करें डोमिनेंट के केस में, सो अगर कैपिटल ए है तो वो डिजीज्ड होगा इंडिविजुअल, और स्मॉल है तो वो नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड फर्दर अगर रिसेसिव की अगर हम बात करें तो कैपिटल ए नॉर्मल होगा एंड स्मॉल ए जो है वो डिजीज कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं वन बाय वन, दैट इज ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स की। ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स में भी ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की कुछ एग्जांपल्स जो कि देखने को मिलते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आपको 20 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको लिखने होंगे, जैसे कि टाइलोसिस। टाइलोसिस बेसिकली क्या होता है, स्किन की थिकनिंग होना, और बेसिकली पाम की जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है। एकोंड्रोप्लेशिया दैट इज ड्वार्फिज्म, बोनापन जिसे कहते हैं वो होता है, इसके अंदर इसका एक एग्जाम्पल है। देन मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, फिंगर्स अबनॉर्मली लॉन्ग होती हैं और काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं। देन पीडीसी दैट इज फिनाइल थायोकार्बोमाइन टेस्टिंग, फिनाइल कार्बोमाइन टेस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पर्सन जो है वो कार्बोमाइन के टेस्ट को नहीं पहचान पाता। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा आता है हंटिंगटन डिसऑर्डर। हंटिंगटन डिसऑर्डर जो होता है उसमें क्या होता है, सीएजी जो रिपीट्स होते हैं वो 40 टाइम्स से ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सीएजी रिपीट नॉर्मली जो है वो 40 टाइम्स ही होने चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तब हो जाते हैं तब वो हंटिंगटन डिसऑर्डर जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है। देन फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, दैट इज़ यहाँ पर क्या होता है, एलडीएल रिसेप्टर जो है वो म्यूटेट हो जाता है, जिसके कारण जो है वो कोलेस्ट्रोल जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है। एंड देन यंग एज के अंदर, जैसे कि हमने सुना होगा कि 24 की एज में, 30 की एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, सो दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। देन अटेक्सिया टेलेंजेंसिया, दैट इज एक टाइप का ये कैंसर है। यहाँ पे क्या होता है, पहले न्यूरॉन के नंबर जो है वो इंक्रीज होते हैं और फिर वो डिजनरेट होने लग जाती है। न्यूरॉन ना ही तो इंक्रीज होनी चाहिए ना ही डिजनरेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो दोनों चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ द अनदर एग्जाम्पल। और जिन बॉक्स को मैंने हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें ज़्यादा पूछा जाता है। और जनरली क्या होता है, जितने भी ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं दे रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डनेस ऑफ द पर्सन, मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं वो। अब बेसिकली अगर हम बात करें, सपोज करते हैं ए कैपिटल दैट इज द डिजीज जीन, और जो स्मॉल ए है वो नॉर्मल जीन है इस डोमिनेंट के केस के अंदर। अब हम बात करेंगे दैट इज द पेरेंट जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन की अगर हम बात करें दैट इज द पेरेंट वन दैट इज कैपिटल ए डिजीज्ड है ये, और पेरेंट टू जो है वो स्मॉल ए है, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा, प्रोजेनी कैसी बनी, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके मतलब कि सारी प्रोजेनीज जो है वो कैसी बनी है, वो डिजीज्ड बनी है। अब इनके अंदर हम सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, सो एज अ रिजल्ट हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो अगर हमें एफ्टो जनरेशन का रेशियो निकालना हो, दैट इज डिजीज रेशियो नॉर्मल, तो डिजीज जो वो कितनी है 1 2 एंड 3, और नॉर्मल एक सिंगल है, तो दैट इज 3:1 जो है वो हमारा क्या है, रेशियो इसके केस में देखने को मिलता है। अब हमारी बात आ जाएगी द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की अगर हम बात देखें, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल्स कितने हैं, आउट ऑफ टोटल, दैट इज 4 टोटल हैं, 4 में से 3 डिजीज हैं, रेशियो निकल गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल 1/4। अगर हम देखें होमोजाइगस डिजीज कितने हैं, होमोजाइगस डिजीज मतलब होमोजाइगस डिजीज कंडीशन, होमोजाइगस डिजीज का जो रेशियो है वो है 1:4। अब 1:4 किस कंडीशन में है, होमोजाइगस। होमोजाइगस अब इस केस में जो है वो कौन से देखने को मिल रहे हैं, दैट इज होमोजाइगस भी होना चाहिए और डिजीज्ड भी होना चाहिए, तो ये कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन नहीं है लेकिन होमोजाइगस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज द हेट्रोजाइगस डिजीज कंडीशन, उसका रेशियो कितना है 2/4। अब 2/4 कैसे,
हेट्रोजाइगस की बात है, दैट इज दिस इज हेट्रोजाइगस एंड दिस इज हेट्रोजाइगस आउट ऑफ द 4। तो 1/2 जो है वो इसका रेशियो जो है वो देखने को मिलता है। अब बात हम करेंगे द कैरेक्टर्स ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की, कौन कौन से फीचर्स जो हमने पीछे क्रॉस देखा, जो रेशियो देखा, उससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिसऑर्डर अपीयर इन बोथ द सेक्सेस, दोनों जो सेक्सेस हैं उनके अंदर जो है वो डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे और इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेल स्पेसिफिक ही है या फीमेल स्पेसिफिक है। डिजीज डजंट स्किप जनरेशन, जैसा कि हमने देखा F1 जनरेशन जो थी उसमें भी डिजीज थी और F2 जनरेशन के अंदर भी डिजीज थी, तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि F1 के बाद F2 में डिजीज नहीं देखने को मिली एंड देन F3 F4 उनमें देखने को मिली है। नेक्स्ट हमारा आता है द अफेक्टेड प्रोजेनी विल हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। जो प्रोजेनी अफेक्टेड होगी उनके केस में एक बात ये रहनी है कि एटलीस्ट एक पेरेंट जो होगा वो अफेक्टेड जरूर होगा। दैट इज़ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो क्रॉस है उससे हमें पता चल जाता है कि एक पेरेंट जो है वो अफेक्टेड होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है इफ बोथ पेरेंट्स आर म्यूटेंट, दैट इज दोनों जो है वो क्या है, डिजीज्ड है, फादर एज वेल एज मदर, फॉर द डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन ऑल प्रोजेनीज जो होंगी वो कैसी होंगी, वो डिजीज्ड कंडीशन होंगी। दैट इज ये वाला केस अगर आपका होगा तो। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, दैट इज व्हेन अफेक्टेड पर्सन मीट विद अनअफेक्टेड पर्सन। एक पर्सन अफेक्टेड है, दूसरा अनअफेक्टेड है, उनकी मीटिंग होती है, देन एट लीस्ट विल प्रोड्यूस मिनिमम 50% अफेक्टेड प्रोपेजनी। मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें तो 50% पॉपुलेशन जो होगी वो अफेक्टेड नेचर की होगी, अफेक्टेड प्रोजेनी होगी। जैसे कि ये क्रॉस था तो ये हमारा क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ये कौन सा है, अनअफेक्टेड, या जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल कहें, इनके बीच में क्रॉस हुआ तो 50% जो है वो आपके अफेक्टेड बने मिनिमम, और 50% जो है वो नॉर्मल का केस जो है वो देखने को मिला। नेक्स्ट हमारी आती है अनदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज़ द ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके डिजीज़ को हम बाद में जो है वो और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस जो डिजीज़ होती है वो एक CFTR जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन होने के कारण होती है। CFTR की फुल फॉर्म जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस कंडक्टर रेगुलेटर। एक इसके कारण क्या होता है, अब नॉर्मल क्लोरीन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द एपिथेलियल सेल्स, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, क्लोरीन जो है वो लंग्स में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, एक थिक लेयर जो है सेल्स के बाहर की तरफ बनने लग जाती है। एज अ रिजल्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो लंग की सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो है इसका इफेक्ट डिजीज़ का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी आती है डिजीज़, दैट इज़ एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म दैट इज़ द स्किन वाइटनिंग। ये नॉर्मल सा केस है जो आपको काफ़ी देखने को मिला होगा, जहाँ पे मेलानिन नहीं बनता। जो बेसिकली क्या होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है और उनके अंदर स्किन कैंसर होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज उनमें मेलानिन जो है वो नहीं बनता, मेलानिन बहुत कम बनता है। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है, दैट इज द टे सैक डिजीज। अनदर इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर डिजीज है। लाइसोसोम जो है हम जानते हैं कि वो जो है वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके अंदर स्टोरेज डिसऑर्डर जो है, सुसाइडल बैग्स उन्हें कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड डिजीज है ये। देन फिनाइल कीटोनूरिया, दैट इज फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्साइलेज, एक एंजाइम है जो क्या हो जाता है, इज म्यूटेटेड, उसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, एज अ रिजल्ट फर्दर चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस डिजीज़ को, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारी आती है अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया क्या है, अल्केप्टोन एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाना। और नेक्स्ट हमारी आती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का पॉइंट म्यूटेशन है। GAG जो आपका कोडोन है वो कन्वर्ट हो जाता है GUG के अंदर, एक फर्दर जो आपका अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड में। RBCs की शेप चेंज हो जाती है, एज अ रिजल्ट वो शिकल शेप की बन जाती हैं। तो इस डिजीज़ को भी हम फर्दर इलोंगेट करके देखेंगे। एंड एट लास्ट इज द टायरोसिनोसिस, दैट इज टायरोसिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाता है, इरेगुलर नेचर का हो जाता है। तो ये सारी डिजीजेज हो गई। अब हम याद कैसे रख सकते हैं इन डिजीज़ को, कोई शॉर्ट ट्रिक तो होनी चाहिए, बिकॉज हमें आंसर में लिखनी होती है। सो शॉर्ट ट्रिक इज दैट कैट पास्ट, TPAST, और प्रीवियस में जो है वो CA जो है हमारी डिजीज़ जो थी वो इसमें आएंगी। अब नॉर्मल कंडीशन जो हमारा क्रॉस होना है किसके लिए, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए। सो फॉर
ऑटोसोमल रिसेसिव 2 म्यूटेशन रिक्वायर्ड इन द बोथ कॉपीज ऑफ जीन, दोनों कॉपीज में 2 म्यूटेशन होने जरूरी है। देखो कैसे, ए नॉर्मल, स्मॉल ए जो होगा वो डिजीज होगा। अब यहाँ पे ये फोकस है। अब पेरेंट 1 है जो कि नॉर्मल है, पेरेंट 2 जो है वो डिजीज है, इनमें क्रॉस हुआ। ऑल प्रोजेनीज जो होंगी वो नॉर्मल होंगी, बट कैसी नेचर की होंगी, वो कैरियर होंगी। इनके अंदर जो है वो सेल्फिंग करवाई जाएगी। सेल्फिंग करवाने के कारण जो है वो हमारी प्रोजेनी बनेगी, दैट इज़ जो F2 जनरेशन बनेगी वो ये बनेगी, दैट इज़। अब रेशियो अगर हम निकालें डिजीज्ड वर्सेस नॉर्मल, तो डिजीज्ड हमारा जो है वो ये है 1, एंड नॉर्मल जो है वो 3 है, या कैरियर जिन्हें हम कह सकते हैं 2 इनमें कैरियर भी हैं। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, ओनली दिस वन इज डिजीज। देन नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, क्योंकि 3 जो है वो नॉर्मल के केसेस हैं। और कैरियर के अगर हम सेपरेटली निकाल कर देखें तो 2 जो है वो कैरियर देखने को मिलते हैं, दैट इज दिस वन एंड दिस। तो ये कैरियर का केस आ गया। ओके, अब हम बात कर लेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की कैरेक्टर्स के बारे में, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स क्या है। कि दिस डिसऑर्डर अपीयर इन बोथ सेक्सेस इक्वली, दोनों जो मेल और फीमेल हैं उनमें इक्वली आते हैं। एंड नेक्स्ट, ऑफन स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज ऑब्जर्व, जनरेशन स्पीकिंग जो है वो स्किपिंग जो है वो ऑब्जर्व करी जा सकती है। जैसा कि हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा, दैट जो हमारी F1 जनरेशन थी वो कैसी थी, वो सारी प्रोजेनी जो थी वो नॉर्मल थी, कैरियर थी लेकिन नॉर्मल थी, वो डिजीज़ नहीं थी। तो यहाँ क्या है, जनरेशन स्किपिंग देखने को मिली है। एंड देन F2 जनरेशन के अंदर फिर जो है वो हमें डिजीज़ कैंडिडेट जो है वो देखने को मिला है। सो दैट इज़ द प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट अफेक्टेड प्रोजेनीज आर फ्रॉम द अनअफेक्टेड पेरेंट्स। अब यह है जनरली हमारे लाइफस्टाइल में भी क्या होता है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि कोई चाइल्ड है, उसके अंदर जो है वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो देखने को मिलते हैं, उसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। जबकि पेरेंट्स जो होते हैं वो एकदम अनअफेक्टेड होते हैं, उनके अंदर कोई भी फीचर्स ऐसे नहीं हो देखने को मिलते डिजीज़ वाले, तो भी क्या है प्रोजेनीज अफेक्टेड हो जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भी अनअफेक्टेड पेरेंट्स से जो है वो मोस्टली प्रोजेनीज जो होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, बिकॉज जनरेशन स्किप का भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। देन इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड ऑल प्रोजेनीज विल बी अफेक्टेड, मतलब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड, कौन सी कंडीशन होगी, बोथ स्मॉल ए, तो क्या होंगी, सारी प्रोजेनीज जो होंगी वो अफेक्टेड नेचर की होंगी, अफेक्टेड होंगी वो। अब नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज व्हेन अफेक्टेड पर्सन मेट्स विद एन अनअफेक्टेड, ये कौन सा अनअफेक्टेड, ये कैसा है अफेक्टेड, ऑल द प्रोजेनीज विल बी कैरियर, दैट इज वो क्या होंगी, नॉर्मल होंगी और कैरियर होंगी, कैरियर की तरह एक्ट करेंगी। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि व्हेन एटलीस्ट वन प्रोजेनी इज अफेक्टेड इट शोज दैट पेरेंट मस्ट बी कैरियर, अगर एक भी प्रोजेनी में अगर अफेक्ट देखने को मिलता है वो अफेक्टेड है, मतलब क्या है, पेरेंट जो है वो कैरियर टाइप का है। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर एटलीस्ट, अब मान लो क्या है, दोनों पेरेंट्स ही कैसे हैं, वो कैरियर है, 1/4 ऑफ द प्रोजेनी, तो क्या होगा, 1/4 जो प्रोजेनी होगी वो अफेक्टेड नेचर की होगी। 1/4 जैसे कि एक क्रॉस में हम देख सकते हैं, इन दिस क्रॉस बोथ आर द कैरियर्स, और ये जो है वो क्या है, 1 जो है वो अफेक्टेड नेचर का जो है वो है। सो या दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड देन लेटर ऑन जो मेंडलियन डिसऑर्डर्स है, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, और उनके अंदर भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं, उनको देख लिया, उनके फीचर्स को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स लिंक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, देन हम जो है वाई लिंक डिसऑर्डर्स जो है उनकी बात करेंगे, एक्स लिंक में भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाइप्स के, एंड देन लेटर ऑन सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनकी कुछ स्पेशलिटी है, ओके, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये वीडियोज़ जो है वो आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।